C316 एक विचित्र जगह पानी के अंदर सुनामी की गगनभेदी अराजकता के बीच ये जियाओ ने खुद को तूफान में एक पत्ते की तरह इधर उधर भटकता हुआ महसूस किया। वह उफनती लहरों में घिर गया और समुद्र की अज्ञात गहराइयों में चला गया। इस बीच ये जियाओ ने अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल करने के लिए संघर्ष किया और अराजक अंतर्धाराओं की ताकत का मुकाबला करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी, जिसने उसे पूरी तरह से घेरने की धमकी दी थी। जैसे ही वह बढ़ती धाराओं से संघर्ष कर रहा था, ये जियाओ के विचार तेजी से बढ़ने लगे। गहरे समुद्र की खाई ने खुद को असाधारण खतरे का स्थान साबित कर दिया है, जो अकथनीय घटनाओं और तर्क को चुनौती देने वाले खतरनाक प्राणियों से भरा हुआ है। हर गुजरते पल के साथ उसे यह विश्वास बढ़ता गया कि यह काला सागर उस गहरे सागर की खाई से कहीं अधिक खतरनाक है जहां वे पहले था। लानत है, ये जियाओ ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, वह पानी के नीचे की तेज सुनामी से मुक्त नहीं हो सका और उसे एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। अंतहीन ब्लेड ओशनिक टर्टल ब्लड लाइन सक्रिय करें। अंत में ये जियो केवल एंडलेस ब्लेड ओशनिक टर्टल में बदलने की कोशिश कर सका, लेकिन वे असफल रहा। क्या बकवास है, ये जियाओ ने अपने दिल में शाप दिया। वह जानता था कि यह प्रतिबंधों का भी कार्य होना चाहिए। इन प्रतिबंधों ने न केवल उसे टेलीपोर्टिंग से प्रतिबंधित कर दिया, बल्कि वे उसे अपने वंश को सक्रिय करने से भी प्रतिबंधित कर रहे थे। ये जियो ने फिर से हेवनली डेमन ब्लड लाइन को सक्रिय करने की कोशिश की, हालांकि वे अभी भी कोई बदलाव लाने में असमर्थ था। मुझे संरचनाओं या दिव्य शिलालेखों के बारे में और अधिक सीखना चाहिए था, ये जियाओ ने अपने दिल में आह भरी। सरणियों और संरचनाओं में उनकी उपलब्धि को सुबह के सितारों की भूमि में चरम पर माना जा सकता है। हालांकि अगर विशाल अराजकता की तुलना की जाए तो यह पूरे समुद्र के सामने पानी की एक बाल्टी की तरह थी। वह संरचनाओं के बारे में बहुत कम जानता था, जहां तक ईश्वरीय शिलालेखों का सवाल है। हालांकि वे इसे बुरी तरह से सीखना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा करने का अवसर कभी नहीं मिला। दैवी शिलालेखों की दृष्टि से उनकी उपलब्धि शून्य है। गहरे समुद्र के रसातल को कई हजार महान संरचनाओं और दिव्य शिलालेखों का उत्पाद कहा जा सकता है। उसके वर्तमान स्तर के साथ, यहाँ तक कि अंतर्दृष्टि की आंखों के साथ भी, उन सभी को समझने और तोड़ने में एक अज्ञात समय लगेगा। ऐसा लगता है कि अगर मुझे इन भयानक मूसलाधार धाराओं से मुक्त होना है तो मुझे अपनी सारी ताकत लगानी होगी। ये जियाओ ने गहरी सांस ली। फिर उसने इन्फिनिटी एज ब्लेड निकाला। वह जानता था कि इन धारों को तोड़ना आसान नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें किसी प्रकार की अजीब ऊर्जा है जो रहस्यवादी संप्रभुओं को भी आसानी से गंभीर रूप से घायल कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे जीवित नहीं थे, इसलिए ये जियाओ उन्हें मार भी नहीं सकता था। यही कारण है कि ये जियाओ उस सुनामी के खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ था जिसने उसे अपने ऊपर ले लिया था। वह जानता था कि यदि वह मूसलाधार बारिश को पार करना चाहता है तो उसे अगले हमले में अपना सब कुछ देना होगा। इन्फिनिटी एज ब्लेड हरी रोशनी के साथ चमक रहा था, तेज ब्लेड के रणों के साथ फूट रहा था। उसी समय डार्क एनर्जी धीरे धीरे ये जियाओ के हाथ से ब्लेड तक बढ़ने लगी और अंततः उसे पूरी तरह से ढक दिया। यह अंधकार के शासन का गहन सत्य था। छाया के खिलाफ लड़ाई के दौरान ये जियाओ ने अंधेरे के गहन सत्य का उपयोग नहीं किया। हालांकि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि उसे इसका उपयोग करना पड़ रहा है। जब ये जियाओ ने अपने शक्तिशाली इन्फिनिटी एज ब्लेड से प्रहार करने के लिए अंधेरे के नियम की शक्ति का प्रयोग किया तो कुछ असाधारण घटित हुआ। जैसे ही उसका ब्लेड पानी में कटा, वह अपने पीछे झिलमिलाती परछाइयों का निशान छोड़ गया, जैसे दिन में रात की नदी बहती हो। इन्फिनिटी एज ब्लेड अंधेरे,
रहस्यमय ऊर्जा से चमक रहा था और इसकी धार हमेशा के लिए खींचती हुई प्रतीत होती थी, जैसे कि यह धार को काट सकती हो। इसके चारों ओर की हवा मुड़ गई और विकृत हो गई, जिससे अंधेरे का बवंडर पैदा हो गया जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लिया। जब ब्लेड अपने लक्ष्य से जुड़ गया तो अंधेरे का नियम लागू हो गया। ऐसा लग रहा था मानो रात और अंधकार का सार उस एक ही प्रहार में एकाकार हो गया हो। परछाइयां प्रभाव बिंदु के चारों ओर घूमती और नाचती रहीं, जिससे उसे बांधने वाली मूसलाधार धाराओं को एक बड़ा झटका लगा। इन्फिनिटी एज ब्लेड न केवल पानी की तेज धार को काटता है, बल्कि पूरे गहरे समुद्र की गहराई को भी काटता है, कई संरचनाओं और दिव्य शिलालेखों को चकनाचूर कर देता है। अंततः अंधेरे के नियम के गहन सत्य की मदद से ये जियाओ द्वारा लाई गई जबरदस्त ताकत के साथ वे मूसलाधार बारिश के चंगुल से मुक्त होने में कामयाब रहा। हाँफते हुए वह उथल पुथल भरी गहराइयों से दूर सतह की सापेक्ष शांति की ओर ऊपर की ओर तैरने लगा। उसकी इंद्रियां सतर्क थीं और आगे के खतरे के किसी भी संकेत के लिए गंदे पानी की जांच कर रही थीं। फिर भी गहरे समुद्र की खाई का सन्नाटा कायम रहा। अंधकार असहनीय था और स्थानिक विसंगतियां प्रकट होती रहीं, जिससे हर कदम अप्रत्याशित और विश्वासघाती हो गया। ये जियाओ इस भावना को हिला नहीं सका कि गहरे समुद्र की गहराई स्वयं एक जीवित सांस लेने वाली इकाई थी। जैसे ही ये जियाओ आगे बढ़ा, वह जल्द ही समुद्र की सतह पर तैर गया और हाँफने लगा। अपने हृदय, शरीर और आत्मा को शांत करने के लिए उसने कई लंबी सांसें लीं। वह क्या है, कई बार गहरी सांस लेने के बाद ये जियाओ ने अपने आसपास का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, ये जियाओ को कुछ दूरी पर कुछ असामान्य चीज दिखाई दी। एक फीकी, अलौकिक रोशनी जो जलीय जीवन की प्राकृतिक चमक से बहुत दूर थी, समुद्र पर एक भयानक चमक बिखेर रही थी। इसने उसे इशारा किया। जिज्ञासा और सावधानी के मिश्रण के साथ उसे करीब खींच लिया। ये जियाओ धीरे धीरे रोशनी की ओर बढ़ने लगा। हर सेकेंड के साथ रोशनी तेज होती गई, जिससे आसपास का वातावरण रोशन हो गया और जटिल संरचनाओं के अस्तित्व का पता चला। यह आखिर क्या है? एक खंडहर। इस अजीब जगह को देखकर ये जियाओ की भौहें गहरी होगी। प्राचीन खंडहर समुद्र तल पर बिखरे हुए थे। इन खंडहरों में बुद्धिमान डिजाइन की अचूक छाप है और समुद्र में ऐसी उजाड़ जगह पर उनकी उपस्थिति एक रहस्य थी जो ये जियाओ की जिज्ञासा को बढ़ाती थी। जैसे ही वह खंडहरों के पास पहुंचा, ये जियाओ का दिमाग सवालों से गूंज उठा। इन्हें किसने बनवाया था? इन खंडहरों में कौन से रहस्य दफन हैं? ये जियाओ जल्द ही खंडहर के सामने आ गया। वह समुद्र से उछला और ऊपर जमीन पर उतरा। वह एक बार फिर खंडहरों को ध्यान से देखने लगा। यह जगह बहुत अजीब थी, उसे सावधान रहना पड़ा। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसे पत्थरों पर खुदे हुए अजीबोगरीब प्रतीक मिले। वे पहले देखे गए किसी भी चीज से भिन्न थे और उनका अर्थ अस्पष्ट रहा। वातावरण एक अकथनीय ऊर्जा, एक अलौकिक शक्ति से भर गया, जो स्वयं खंडहरों से निकलती हुई प्रतीत होती थी। तभी ये जियाओ पर एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो खंडहर उसकी ओर बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई चीज या कोई व्यक्ति बुला रहा हो जो खंडहर की गहराई में छिपा हो। यह बुलावा ये जियाओ अभी भी कॉल को समझने की कोशिश कर रहा था जब उसकी आंखों के सामने अजीब प्रतीक अचानक चमक उठे। अगले ही पल वे उसकी आंखों के सामने घूमने और नाचने लगे, ऐसे पैटर्न बनाने लगे जो समझ से परे लग रहे थे। यह क्या है? ये जियाओ थोड़ा पीछे हट गया। सावधानी के साथ उसने प्रतीकों की ओर अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने संपर्क किया,
एक बिजली की चिंगारी ने उसकी उंगली को छुआ और फिर उसके शरीर में फैल गई। प्राचीन खंडहरों पर अजीबोगरीब प्रतीक उस पल में एक अलौकिक रोशनी से चमकने लगे, जिससे एक जटिल और मंत्रमुग्ध कर देने वाली लहर पैदा हुई। यह है जैसा कि ये जियाओ ने देखा। चमक जल्द ही तेज हो गई और एक लयबद्ध पैटर्न में स्पंदित होने लगी। जैसे जैसे धड़कन जारी रही, प्रतीकों से उज्जवल प्रकाश की एक अंगूठी उभरी। प्रकाश के इस छले में मंत्रमुग्ध कर देने वाली गुणवत्ता थी और यह धीरे धीरे एक द्वार में परिवर्तित हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी दूसरे लोक का द्वार है, जो ये जियाओ को बता रहा था कि इस द्वार के पीछे कुछ उसका इंतजार कर रहा है। ये जियाओ ने जिज्ञासा और सावधानी के मिश्रण के साथ इस असाधारण द्वार को देखा, इस बात को लेकर अनिश्चित था कि आगे क्या होगा। एक विचारशील विराम के बाद ये जियाओ ने एक साहसिक कदम उठाने का फैसला किया। वह दहलीज पार करके गेट में दाखिल हुआ। उज्ज्वल द्वार में प्रवेश करने पर ये जियाओ को तुरंत महसूस हुआ कि एक मजबूत और अविश्वसनीय शक्ति उसे खींच रही है। यह एक अदृश्य धारा की तरह था जो उसे एक विशाल अंधेरी सुरंग के माध्यम से ले जा रही थी, जहां समय और स्थान एक साथ धुंधले हो गए थे। यह यात्रा अज्ञात काल तक चलती रही। सुरंग के माध्यम से इस अजीब यात्रा के बाद वह एक विशाल खुली जगह में उभरा। यह बहुत बड़े आकार का स्थान था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने खुद को अंधेरी भूमि और पूरी तरह से हरे आकाश के विशाल अंतहीन विस्तार में खड़ा पाया। यह साइट बहुत ही विचित्र थी। सौभाग्य से यहाँ रोशनी की कोई कमी नहीं थी, इसलिए ये जियाओ अभी भी सब कुछ देख सकता था। आकाश पर दृष्टि केंद्रित करने से पहले उसने अपने चारों ओर की भूमि को देखा। यह उल्टा है। केवल अब ये जियाओ को एहसास हुआ कि यह जगह उल्टी लग रही थी। हालांकि वह अजीब तरह से अंधेरी जमीन पर चल सकता था, लेकिन यह अंधेरी जमीन वास्तव में आकाश होनी चाहिए और उसके सिर के ऊपर हरा आकाश वह भूमि होनी चाहिए जहां कोई व्यक्ति सामान्य रूप से चल सके और काम कर सके। अरे, क्या आकाश ठोस है? ये जियाओ ने उसके पैरों की ओर देखा और बुदबुदाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइट मैप दान करेंसी 102 से 300 2 भयभीत बुरी नजर वाला गोल्डन लायन अध्याय 302 अध्याय 300 2 भयभीत बुरी नजर वाला सुनहरा शेर। जैसे ही ये जियाओ ने इस अज्ञात भूमि का अवलोकन किया, उसने प्रकृति के नियमों का एक अवास्तविक मोड़ देखा। जैसे ही वह चला, उसने देखा कि उसके पैरों के नीचे की जमीन शांत झील की सतह की तरह हिल रही है, जिससे नीचे अंधेरे में एक भयानक दृश्य पैदा हो रहा है। इसके विपरीत ऊपर का आकाश हरा भरा और जीवन से भरपूर दिखाई दिया। हरे भरे परिदृश्य उसके ऊपर लटक रहे थे और पर्वत श्रृंखलाएं विशाल बादलों की तरह बह रही थीं। पेड़ उल्टे दानवों की तरह खड़े थे, उनकी जड़ें उल्टे आकाश की ओर फैली हुई थीं। गुरुत्वाकर्षण के नियम का उल्लंघन करते हुए नदियां गुरुत्वाकर्षण की स्पष्ट उपेक्षा के साथ बहती थीं। यह खंडहर यहाँ जमीन आसमान बन गई थी और आसमान जमीन बन गया था। यह परिवर्तन ये जियाओ द्वारा पहले देखी गई किसी भी चीज से भिन्न था और इसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। ये जियाओ ने जासूसी करने की कोशिश करते हुए अपनी दिव्य इंद्रिय जारी की, हालांकि उन्हें अदृश्य बाधाओं का सामना करना पड़ा जिसने उनकी दिव्य इंद्रिय को 1000 मीटर से अधिक कुछ भी समझने से रोक दिया। हालांकि इस थोड़े से समय के दौरान उन्होंने कई महान संरचनाओं और दिव्य शिलालेखों की भी खोज की। यहाँ आओ। जैसे ही ये जियाओ हर चीज को ध्यान से देख रहा था, अचानक आसपास में एक आवाज गूंजी। उसी समय अंधेरी जमीन पर एक रोशनी चमकी और सिमटने और छूटने लगी। बहुत जल्द
सब कुछ शांत हो गया क्योंकि ये जियाओ के सामने प्रकाश का द्वार साकार हो गया। ये जियाओ ने उस आवाज को भी पहचान लिया जो अचानक हवा में गूंजी। यह बुरी नजर वाले गोल्डन लायन का था। ये जियाओ ने प्रकाश के द्वार की ओर देखा और पाया कि प्रकाश का द्वार एक नरम आकर्षक चमक के साथ स्पंदित हो रहा था। यह उलटी दुनिया के बिल्कुल विपरीत था, जो अवास्तविकता के बीच में गर्मजोशी और अपनापन बिखेर रहा था। ये जियाओ ने चुपचाप सिर हिलाया और फिर प्रकाश के द्वार में कदम रखा। एक बार फिर इस खंडहर की अज्ञात गहराई में टेलीपोर्ट किया गया। वह स्थान जहां ये जियो अगली बार दिखाई दिया, एक विशाल महल हॉल जैसा था। आसपास ऊंची दीवारों और छतों से बंद कर दिया गया था। हालांकि जमीन अभी भी लहरदार अंधेरी जमीन थी। और इधर एक विशाल सुनहरा शेर आंखें बंद करके आराम से जमीन पर लेटा हुआ था। जैसे ही ये जियाओ हॉल में आया, उसकी नजर तुरंत बुरी नजर वाले गोल्डन लायन पर पड़ी। फिर उसने आसपास का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। बुरी नजर वाले गोल्डन लायन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और ये जियो की ओर देखा। ये जियाओ यह बताने में असमर्थ था कि बुरी नजर वाला गोल्डन लायन क्या सोच रहा था, लेकिन वे अपनी आत्मा पर जासूसी कर रही एक जबरदस्त आभा को महसूस कर सकता था। हालांकि ये जियाओ की आत्मा बहुत खास थी। यह बुरी नजर वाले गोल्डन लायन द्वारा देखी गई किसी भी चीज से भिन्न थी। जैसे ही बुरी नजर वाले गोल्डन लायन ने उसकी आत्मा की ओर देखा, एक भयानक आत्मिक शक्ति फूट पड़ी, जिससे बुरी नजर वाला गोल्डन लायन जोर से दहाड़ने लगा। यहाँ तक कि ये जियाओ को भी उड़ते हुए भेजा गया था। हालांकि उस पल उसकी आत्मा से अचानक उभरी जबरदस्त आत्मिक शक्ति के कारण उसे आसपास के वातावरण की एक बहुत ही परिचित अनुभूति हुई। यह संक्षेप में नाइन हेल ट्रांसफॉर्मेशन की तरह था, लेकिन कई बार ठोस और शक्तिशाली था। यह एक डोमेन है। ये जियाओ को तुरंत एहसास हुआ कि यह जगह बहुत अजीब थी, एक उलटी दुनिया की तरह। उसने बुरी नजर वाले गोल्डन लायन को देखा और बोला, तो यह कोई प्राचीन खंडहर नहीं है, बल्कि शुरू से ही आपका डोमेन है। नहीं रुको। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और अचानक अपना सिर उठाया और अभिभूत स्वर में बोला, केवल यह प्राचीन खंडहर ही नहीं, बल्कि काले पानी का पूरा गहरा सागर आपका क्षेत्र है। इसका मतलब यह भी है कि जब मैंने सोचा था कि मुझे उस गुफा से वास्तविक गहरे समुद्र के रसातल में टेलीपोर्ट किया गया था, तो मुझे वास्तव में कभी टेलीपोर्ट नहीं किया गया था। यह आप ही थे जो मुझे बस अपने डोमेन के अंदर ले आए। संक्षेप में, जब तक आपका डोमेन टूटा हुआ है या मैं इस डोमेन को छोड़ दो, मैं उस गुफा के अंदर उस विशाल आइस क्रिस्टल के ठीक सामने फिर से प्रकट होऊंगा। बुरी नजर वाला गोल्डन लायन ये जियाओ की ओर मुड़ गया। ये जियाओ ने बुरी नजर वाले गोल्डन लायन की बुरी नजर से खून बहता हुआ देखा। आपकी आत्मा इतनी मजबूत क्यों है? यहाँ तक कि स्पिरिटास जाति के पहले पूर्वज के पास भी नहीं है, जिन्होंने आत्मा के रास्ते में महारत हासिल की और शून्य के अंत में प्रवेश किया, उनके पास भी यह मजबूत आत्मा बल नहीं था। जब मैंने आपकी आत्मा को देखा, उस क्षण मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मानो बुरी नजर वाला गोल्डन लायन उस दृश्य को याद करने से खुद को नहीं रोक सका। जब उसने ये जियाओ की आत्मा में देखा, तो उसने अचानक खुद को एक बहुत ही अजीब जगह पर पाया। उस स्थान पर यह एक चींटी जितनी छोटी थी, जबकि ये जियाओ की आत्मा एक पहाड़ की तरह थी। ये जियाओ की आत्मा की आंखें बंद थीं। यह एक सुनहरा मुकुट पहने हुए था, एक विशाल कमल के शीर्ष पर पालथी मारकर बैठा हुआ था। एक विशाल भाला और एक विशाल ब्लेड ये जियाओ की आत्मा के चारों ओर घूम रहे थे। जब ये जियाओ ने गुफा के अंदर कदम रखा और विशाल आइस क्रिस्टल के सामने पहुंचा, तो बुरी नजर वाले गोल्डन लायन ने पहले ही उसे देख लिया था।
यह वो सब कुछ देखता था जो ये जियाओ ने गुफा के अंदर किया था। स्वाभाविक रूप से इसमें ये जियाओ का शून्य बिखरने वाला भाला और इन्फिनिटी एज ब्लेड देखा गया। हालांकि ये जियाओ की आत्मा के चारों ओर घूमने वाले ये विशाल भाले और ब्लेड स्पष्ट रूप से शून्य बिखरने वाले भाले और इन्फिनिटी एज ब्लेड नहीं थे। वे बिल्कुल अलग और कहीं अधिक शक्तिशाली थे। इन दोनों हथियारों को देखने मात्र से बुरी नजर वाला गोल्डन लायन डर से कांपने लगा। जन्म से लेकर कुछ सेकंड पहले तक मुझे ऐसा डर कभी महसूस नहीं हुआ था। इससे पहले कि बुरी नजर वाला गोल्डन लायन ये जियाओ की आत्मा की विचित्रता के बारे में और अधिक समझ पाता, उसकी आत्मा ने अपनी आंखें खोल दी। उन जोड़ी आंखों में भी एक अजीब आकर्षण भरा हुआ था। वे गर्म हरी रोशनी से चमक रहे थे। हालांकि हरे रंग की चमक की गहराई में सफेद रंग के निशान भी देखे जा सकते थे। जैसे ही वे आंखें खुलीं, बुरी नजर वाले गोल्डन लायन को लगा कि उसकी आत्मा छिन्न भिन्न हो गई है। उस पल में इसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। इसकी आत्मा को भारी आघात लगा और वह बुरी तरह घायल हो गई। इस प्रहार के कारण उसकी ताकत तेजी से कम हो गई और अब बुरी नजर वाला गोल्डन लायन अपनी पूरी ताकत का 60% भी उपयोग नहीं कर सका। यह डरावना था। यह ऐसा था मानो मैं एक राजा के सामने एक चींटी की तरह खड़ा था जो अपना सिर उठाने के लिए भी योग्य नहीं थी। जब बुरी नजर वाले गोल्डन लायन ने उसकी आत्मा की जासूसी करने की कोशिश की, तो ये जियाओ को जो कुछ भी महसूस हुआ वे अत्यधिक आत्मिक बल का विस्फोट था और कुछ नहीं। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका था। फिलहाल ये जियाओ बुरी नजर वाले गोल्डन लायन की आंखों में केवल डर ही देख सकता था, जो उसके लिए बहुत गहरा डर था। यह ऐसा था मानो बुरी नजर वाला सुनहरा शेर किसी राक्षस को देख रहा हो जो उसे एक ही बार में निगल सकता है। क्या हुआ सीनियर? हालांकि बुरी नजर वाले गोल्डन लायन ने जो करने की कोशिश की वह बहुत ही घृणित था। ये जियो अभी भी सम्मानजनक था। ऐसा इसलिए है क्योंकि न केवल यह बुरी नजर वाला सुनहरा शेर एक प्राचीन दिव्य जानवर है, बल्कि इसके पास दिव्य जागृति क्षेत्र का साधना आधार भी है। हाँ, दिव्य जागृति क्षेत्र, अराजकता संप्रभु क्षेत्र नहीं। बुरी नजर वाले गोल्डन लायन की अब ये जियाओ की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। इसने चुपचाप सिर हिलाया और कांपती आवाज में कहा, मत करो मुझे सीनियर, मत कहो, आप सही हैं। यह वास्तव में मेरा डोमेन है। दिव्य जागृति क्षेत्र में कदम रखने पर प्रत्येक योद्धा और जानवर अपने स्वयं के डोमेन को जागृत कर सकते हैं। इसके साथ ही उसने लहराया और अपना मुंह खोला और प्रकाश के 5 बिंदु उसके भीतर से उड़ गए। जैसे जैसे वे बाहर उड़े, वे तब तक बड़े होते गए जब तक कि वे फुटबॉल के आकार के नहीं हो गए। ये 5 तत्वों के 5 नियम स्रोत क्रिस्टल हैं। जो जल स्रोत क्रिस्टल आपने पहले गुफा में देखा था वह भी अब यहाँ है। मुझे अब जाना होगा। मुझे इस अराजकता को उन अलौकिक प्राणियों से बचाने के लिए शून्य के अंत में प्रवेश करना होगा। बुरी नजर वाला सुनहरा शेर बोलता था और सब कुछ जल्दी जल्दी करता था। ऐसा लग रहा था जैसे यह यहाँ एक क्षण भी और रुकना नहीं चाहता। नहीं, यह अब ये जियाओ की उपस्थिति में नहीं रहना चाहता था। अपने शब्दों को पूरा करने और ये जियो को 5 तत्वों के 5 नियम स्रोत क्रिस्टल देने के बाद बुरी नजर वाला गोल्डन लायन गायब हो गया। नहीं, वास्तव में इसने अपना डोमेन वापस ले लिया और ये जियो हवा में तैरते विशाल आइस क्रिस्टल के सामने फिर से प्रकट हो गया। ये जियाओ बहुत भ्रमित था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वास्तव में क्या गलत हुआ। उन्हें बुरी नजर वाले सुनहरे शेर के शब्द याद आए। इसमें कहा गया है कि स्पिरिटास जाति के पहले पूर्वज के पास भी उनकी जैसी दुर्जय आत्मिक शक्ति नहीं थी। इसमें यह भी कहा गया कि ये जियाओ की आत्मा की उपस्थिति में
ऐसा महसूस हुआ जैसे एक चींटी एक राजा के सामने खड़ी है जो अपना सिर उठाने के योग्य नहीं है। उस बुरी नजर वाले सुनहरे शेर का वास्तव में क्या मतलब है? ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और अब उन चीजों के बारे में नहीं सोचा। उसने अपने सामने तैरती हुई प्रकाश की 5 गेंदों को देखा। उसने अपना हाथ बढ़ाकर पहली रोशनी को छुआ और रोशनी गायब हो गई। उस स्थान पर जो दिखाई दिया वह एक रूल सोर्स क्रिस्टल था। यह अग्नि स्रोत क्रिस्टल था। ये जियो ने प्रकाश की अन्य 4 गेंदों के साथ भी ऐसा ही किया और पृथ्वी स्रोत क्रिस्टल, जल स्रोत क्रिस्टल, पवन स्रोत क्रिस्टल और धातु स्रोत क्रिस्टल प्राप्त किया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें C-3 अध्याय 303 प्राचीन जानवरों की जेड अध्याय 303 अध्याय 303 प्राचीन जानवरों की जेड। ये जियो ने अंततः 5 और नियम स्रोत क्रिस्टल प्राप्त किए। डार्क सोर्स क्रिस्टल को जोड़ने पर अब उसके पास 6 रूल सोर्स क्रिस्टल हैं, लेकिन उसे अभी भी एक सौदों नियम स्रोत क्रिस्टल पर हाथ रखने की जरूरत थी। अराजकता का कमल भी किसी अज्ञात कारण से जल्दी में था, इसलिए ये जियाओ ने सोचा कि समय बर्बाद करना अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए उन्होंने तय किया कि ब्लू वैली की भूमि के बाद उनका अगला पड़ाव सुबह के सितारों की भूमि होगा। आखिरकार उसे अभी भी वहां के स्थानिक क्षेत्र से ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल लेना है। हालांकि इससे पहले उसे जियोकिन की तलाश करनी होगी। ये जियाओ तैरकर गुफा से बाहर निकला और फिर 1 घंटे के बाद समुद्र की सतह पर आ गया। फिर उसने अपनी दिव्य भावना को मुक्त कर दिया, लेकिन उसे कोई संरचना या दिव्य शिलालेख नहीं मिला जो उसे समझने से रोक रहा हो। अब वह आसानी से संपूर्ण गहरे समुद्र की गहराई को कवर कर सकता था। ऐसा लगता है कि गहरे समुद्र की खाई में खतरे और संरचनाएं अब गायब हो गई हैं, क्योंकि बुरी नजर वाला सुनहरा शेर चला गया है। ये जियाओ ने चुपचाप बुदबुदाया और फिर उसने गहरे समुद्र की खाई के बाहर टेलीपोर्ट किया। अब चूंकि कोई भी चीज उसकी ताकत या क्षमता को सीमित नहीं कर रही थी, वे लाखों मील की सीमा के भीतर कहीं भी आसानी से टेलीपोर्ट कर सकता था। ये जियाओ लिंगजू या किसी और से मिलने नहीं गए थे। गहरे समुद्र की खाई से बाहर आने के बाद उसने जो पहला काम किया वह अपनी खेती पर लगाई गई मुहर को हटाना था। ये जियाओ ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, मुझे अब अच्छा लग रहा है कि मेरी सारी ताकत मुझ में वापस आ गई है। ब्लू वैली की दूसरी सबसे खतरनाक निषिद्ध भूमि के अंदर जियोकिन को अपनी पीठ के पीछे एक घने पेड़ के सहारे जमीन पर बैठे देखा जा सकता है। उनके पूरे शरीर पर खून के निशान देखे जा सकते थे। अरे, जैसा कि एक निषिद्ध भूमि की अपेक्षा की गई थी, जिसके बारे में कहा गया था कि इसे पहले शांत पर्वत भगवान ने बनाया था। यह शांत पर्वत गुफा वास्तव में तलाशने के लिए एक भयानक जगह है। यदि विचित्रता और कई हजार संरचनाओं के साथ साथ दिव्य शिलालेखों के लिए नहीं, तो गहरे समुद्री रसातल को इस शांत पर्वतीय गुफा से नीचे स्थान दिया गया होगा। जब भी मैं ड्रैगन हाथी में बदलने के लिए अपनी रक्तरेखा की शक्ति को सक्रिय करता हूँ, तो मैं पीक स्टेज मिस्टिक सॉवरेन रियलम योद्धा के खिलाफ भी जा सकता हूँ। हालांकि मैं अभी भी भारी रूप से घायल था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कम से कम शांत पर्वत गुफा में छिपे सबसे महत्वपूर्ण खजाने को सुरक्षित करने में कामयाब रहा। जैसे ही जियोकिन बोला, उसने चुपचाप अपने मूल सागर की ओर देखा, जहां कुछ तैरता हुआ देखा जा सकता था। इस खजाने को हटाए जाने के बाद शांत पर्वत गुफा अब पहले जितनी खतरनाक नहीं रही। हालांकि अंदर अभी भी कई खजाने हैं। शांत पर्वत अभयारण्य के शिष्य अब अपनी मृत्यु की चिंता किए बिना उन खजानों का पता लगा सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। जियोकिन ने कई गोलियां निकाली और उन सभी को एक ही बार में निगल लिया।
फिर उन्होंने गोली की ऊर्जा को पचाने के लिए अपनी कल्टीवेशन तकनीक को प्रसारित करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें अपनी चोटों को ठीक करने में मदद मिलने लगी। वह बहुत तेजी से ठीक होने लगा और कुछ ही घंटों में वह पूरी तरह से ठीक हो गया। यह सब करने के बाद उसने क्षितिज की ओर देखा और बुदबुदाया, मुझे नहीं पता कि वरिष्ठ लिंग क्या कर रहा होगा। मैंने उसे पिछले कुछ दिनों से नहीं देखा है। मुझे जल्दी करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उस शहर में लौट आना चाहिए। हालांकि उससे पहले जियोकिन ने गहरी सांस ली और एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मूल सागर की ओर देखा। वह अपने उद्गम सागर में एक चमकदार और पारदर्शी जेट तैरता हुआ देख सकता था। चूंकि जियोकिन को पहले शांत पर्वत भगवान के बारे में पता था और यह खजाना उनके द्वारा बनाया गया था, वह यह भी जानता था कि यह खजाना क्या था। इसे प्राचीन जानवरों की जेड कहा जाता था। जियोकिन ने इस खजाने को प्राप्त करने के लिए एक प्राचीन जानवर में बदलने तक का कदम क्यों उठाया? ऐसा इसलिए क्योंकि इस खजाने का संबंध प्राचीन जानवरों के परिवार जून फैमिली से है। इसका संबंध प्राचीन जानवरों की रक्तरेखा से भी है। पहले सेरेन माउंटेन लॉर्ड जून परिवार के सदस्य हुआ करते थे, जो बाद में किसी कारण से परिवार छोड़कर ब्लू वैली की भूमि पर आ गए। यहाँ उन्होंने शांत पर्वत अभयारण्य की स्थापना की और इस भूमि को छोड़ने से पहले अपने सबसे कीमती खजाने को पीछे छोड़ दिया। जियोकिन ने इस जेड को देखा। वह अपने उद्गम सागर में इस जेड के भीतर से शक्ति की एक लहर को लगातार बाहर निकलते हुए देख सकता था। यह वह शक्ति ही थी जिसने जियोकिन को समय समय पर बहुत तेज दर्द दिया। यह एक प्रकार की जलन जैसी अनुभूति थी। आइए देखें कि प्राचीन जानवर की यह जेड मुझे क्या पेशकश करती है। जैसे ही उसने जेड में अपनी दिव्य भावना भेजी, जियोकिन की भौहें चढ़ गईं। जब उसकी दिव्य भावना जेड तक पहुंची, तो एक मजबूत चूषण बल उत्सर्जित हुआ, जिससे एक विशाल भंवर बन गया। भंवर बड़ा और बड़ा हो गया, जिसने पूरी तरह से उसकी दिव्य भावना को ढक लिया। जियोकिन को केवल चक्कर आने का एहसास हुआ, और जब उसे होश आया, तो वे पहले से ही एक पूरी तरह से अलग जगह पर पहुंच चुका था। यह एक सीमित स्थान था, जिसमें कोई दरवाजा या खिड़कियां नहीं थीं, और बाहरी दुनिया तक कोई पहुंच नहीं थी। बीच में एक पत्थर के चबूतरे को छोड़कर जगह खाली थी। कई देशों में सैकड़ों निषिद्ध क्षेत्रों की अपनी यात्रा के दौरान ऐसी कई स्थितियों से गुजरने के बाद जियोकिन को इस तरह की स्थिति से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। केवल एक चीज जिसने उसे आश्चर्यचकित किया वह यह थी कि पत्थर के मंच पर एक पुरानी किताब थी। पुस्तक बहुत पुरानी थी और ऐसा प्रतीत होता था कि यह लाखों वर्षों से अस्तित्व में है। जियोकिन को पहले समय समय पर जो दर्द महसूस हुआ था, वह इस पुस्तक से आया था, क्योंकि उस शक्ति की लहर इस पुस्तक से निकल रही थी। जियोकिन पास आया और किताब उठाने का प्रयास किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि किताब वास्तव में पत्थर के मंच से जुड़ी हुई थी। न केवल वह उसे उठा नहीं सका, बल्कि उसका एक पन्ना भी नहीं खोल सका। हालांकि अगले ही पल घने पाठ की पंक्तियां अचानक पुस्तक के खाली कवर पर दिखाई दीं। इन शब्दों में एक अंतहीन आकर्षण था, जिसके कारण जियोकिन अनियंत्रित रूप से इन्हें पढ़ने में डूब गया। विशेष रूप से शीर्ष पर प्राचीन जानवर स्वर्गीय पुस्तक शब्द खुदे हुए हैं। बस एक नजर ही किसी को ऐसा महसूस कराने के लिए काफी थी मानो सैकड़ों नदियों का समुद्र हो, जिसकी आभा हजारों मील को निगलने में सक्षम हो। यह सचमुच अद्भुत था। जियोकिन का दिल जोर से धड़क रहा था, और यहाँ तक कि उसकी सांसें भी तेज हो गई थीं। अपने पूरे जीवन में उन्होंने ऐसे चौंकाने वाले शब्द कभी नहीं देखे थे। उसने अगले कुछ शब्द पढ़ना जारी रखा। प्राचीन जानवर स्वर्गीय पुस्तक के कुल 7 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय एक चौंकाने वाला खजाना है। यह कुछ ऐसा है जिसे मैं
जून तियानेओ अपने सबसे अच्छे दोस्त रिन युनफेंग के साथ शून्य के अंत में प्रवेश करने से पहले विशेष रूप से पीछे छोड़ गया था। अराजकता का राजा, मुझे उम्मीद है कि मैं जून परिवार से किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाऊंगा जिसके भाग्य में यहाँ आना और मेरी विरासत को आगे बढ़ाना शामिल है। यदि आप पहले 4 अध्यायों को सफलतापूर्वक विकसित कर सकते हैं तो आप एक जन्मजात क्षमता प्राप्त करने में सक्षम होंगे जो तकनीक से ही उत्पन्न होती है। यदि आप सभी 7 अध्यायों को सफलतापूर्वक विकसित कर सकते हैं तो अराजकता संप्रभु की ताकत के साथ भी आप आसानी से उन लोगों का सामना कर सकते हैं जिन्होंने सेलेस्टियल के 8 छिपे हुए द्वारों को जागृत करना शुरू कर दिया है। आपको उनका सामना करने के लिए प्राचीन जानवरों की रक्तरेखा पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि आप एक प्राचीन वंश में बदलना चुनते हैं तो आपकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। खैर, मैं अपनी पीढ़ी में सबसे मजबूत लोगों में से एक था और अपने दोस्त के साथ शून्य के अंत में प्रवेश करने के लिए काफी भाग्यशाली था। अगर किसी दिन आप जो मेरा खजाना प्राप्त करते हैं सभी 7 अध्यायों की खेती कर सकते हैं, हम शून्य के अंत में मिल सकते हैं। यह केवल तभी होगा जब आप शून्य के अंत में प्रवेश करना चुनते हैं। ये शब्द देखकर जियोंकिन की आत्मा कांप उठी। ये शब्द प्रचंड लहरों की तरह थे जो उसकी आंखों में टकरा रहे थे, जिससे उसका दिल कांप रहा था। विशेष रूप से शब्द शून्य का अंत। ऐसा लगा जैसे उसके सिर के ऊपर वज्रपात हो गया हो। वह अपने मालिक के उसे छोड़ने से पहले कहे गए आखिरी शब्द को याद करने से खुद को नहीं रोक सका। उसने उससे कहा कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा शून्य के अंत में प्रवेश करना है। जियोकिन को उस समय पता नहीं था कि शून्य का अंत क्या था। दरअसल उसे अब भी शून्य के अंत के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हालांकि जब ये 4 शब्द एक बार फिर उसके सामने आए तो वे मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे संदेह हुआ कि उसका स्वामी मर नहीं गया है। वह शायद शून्य के अंत तक चली गई होगी। अगर पूरी अराजकता में जियोकिन किसी का सबसे ज्यादा सम्मान करता है तो वे उसका मालिक है। उसने केवल अपने मालिक की वजह से हर उस भूमि की खतरनाक भूमि और निषिद्ध भूमि की खोज शुरू कर दी जहां वे गया था। दरअसल यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने यह क्षमता अपने गुरुवार से सीखी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइटमैप दान करें। अध्याय 304 मानचित्र। जियोकिन ने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया और पढ़ना जारी रखा। 7 अध्याय क्रमशः प्राचीन बीस्ट हेवनली बुक के 7 खंडों में अंकित हैं और प्रत्येक अध्याय को 3 परतों में विभाजित किया गया है। पहले अध्याय की पूरी तरह से खेती के बाद ही कोई अगले अध्याय की खेती के लिए अगला खंड खोल सकता है। हालांकि इससे पहले कि आप पहले अध्याय की साधना शुरू कर सकें, आपको मेरी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। केवल इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने से ही यह कहा जा सकता है कि आप प्राचीन जानवर स्वर्गीय पुस्तक की साधना करने के लिए तैयार हैं। जैसे जैसे जियोकिन ने पढ़ा, वे प्राचीन जानवर स्वर्गीय पुस्तक के बारे में अधिक से अधिक समझने लगा। निम्नलिखित पाठ वर्णन करता है कि परीक्षण क्या था। परीक्षण बहुत सरल था। यह जियोकिन को पहले अध्याय को सावधानी पूर्वक विकसित करने देना था। पहले अध्याय में 3 परतें हैं और प्रत्येक परत एक प्राचीन जानवर की आत्मा को बुलाएगी। यदि वह 3 दिनों के भीतर एक प्राचीन जानवर की आत्मा को बुला सकता है तो इसका मतलब है कि वह प्राचीन जानवर स्वर्गीय पुस्तक की खेती करने के लिए नियत था। 30 के अगर मैं इस अतुलनीय शक्तिशाली विरासत को प्राप्त कर सकता हूँ तो मैं बहुत आसानी से रहस्यवादी संप्रभुओं की श्रेणी में कदम रख सकूंगा। जियोकिन की आंखें चमक उठी क्योंकि उन्हें 100 वर्षों के भीतर रहस्यवादी संप्रभु बनने की संभावना का एहसास हुआ।
यह समझकर वे और नहीं झिझका और सीधे पालथी मारकर बैठ गया। फिर उन्होंने प्रथम अध्याय की पहली परत की खेती करना शुरू कर दिया। जैसे ही जियोकिन ने साधना शुरू की, उसने अपने शरीर के भीतर ड्रैगन हाथी की रक्तरेखा को हिलते हुए महसूस किया, और अगले ही पल पूरे स्थान का रंग अचानक बदल गया और आंधी शुरू हो गई। अचानक जियोकिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक अंधेरे शून्य में था, एक जगह जो प्रचंड आग की लपटों से भरी हुई थी। दहाड़ दहाड़, कई स्वर कंपाने वाली गर्जनाओं के बाद आग की अंतहीन मात्रा आकाश से नीचे गिरने लगी। आग की लपटों के नीचे कई ज्वलंत विशाल प्राचीन जानवर, प्रत्येक 10 मीटर से अधिक लंबे, एक के बाद एक दिखाई दिए, जिससे जियोकिन का दिल कांप उठा। क्या ज़ूटियानियों के शब्दों में यह नहीं कहा गया कि पहले खंड की प्रत्येक परत केवल प्राचीन जानवर की एक आत्मा को ही बुला सकती है? पहले अध्याय में 3 परतें हैं, जिसका अर्थ है कि यह प्राचीन जानवरों की अधिकतम 3 आत्माओं को ही बुला सकता है। फिर अब क्या हो रहा है? जब मैंने अभी अभी पहले अध्याय की पहली परत की खेती शुरू की है, तो प्राचीन जानवरों की इतनी सारी आत्माएं क्यों हैं? मैंने अभी तक इसकी ठीक से खेती भी नहीं की है। जियोकिन वास्तव में अंदर तक हिल गया था। दहाड़ दहाड़ प्राचीन जानवरों की कई आत्माओं के प्रकट होने के बाद, जो अग्नि विशेषता के साथ प्रतिध्वनित होती थीं, जलवाष्प अचानक आसपास के वातावरण में बढ़ गया, जैसे कि कोई महासागर हो। इसके तुरंत बाद पानी से जुड़ी कई विशाल प्राचीन जानवरों की आत्माएं भी प्रकट हुईं। अचानक आसमान का रुख बदल गया और बवंडर आ गया। अगले ही पल हवा से जुड़ी कई प्राचीन जानवरों की आत्माएं प्रकट हुईं। उनकी दहाड़ तेज थी और आभा असाधारण थी। जियोकिन ने अपने जीवन में बहुत सी चीजें देखी थीं, लेकिन वह अब अवाक रह गया था। हालांकि यह अभी भी खत्म नहीं हुआ था, जिससे वे और भी अधिक सदमे में था। एक के बाद एक प्राचीन जानवरों की कई बहुगुणित आत्माएं इस स्थान पर प्रकट हुईं। लेकिन इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि प्राचीन जानवरों की ये सभी आत्माएं अचानक जमीन पर घुटने टेक दी और एक ही दिशा में झुक गईं। और वह दिशा बिल्कुल वही थी जहां जियोकिन अभी खड़ा था। घटनाओं के इस अचानक मोड़ के कारण जियोकिन स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि असल में क्या हो रहा है। सब कुछ बहुत अजीब था और प्राचीन बीस्ट हेवनली बुक में जैसा बताया गया था उससे बहुत अलग था। इससे पहले कि जियोकिन स्थिति की विचित्रता को समझ पाता, उसके खून में एक बार फिर प्रतिक्रिया हुई और उसे अपना खून खौलता हुआ महसूस हुआ। गर्जन दुनिया को झकझोर देने वाली दहाड़ पूरे अंतरिक्ष में गूंज उठी, और जियोकिन बता सकता था कि यह दहाड़ वास्तव में उसके खून के भीतर से आई थी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसके शरीर से लाल रंग की ऊर्जा उठने लगी। यह ऊर्जा रक्तरेखा ऊर्जा थी। जियोकिन पूरी तरह से इस ऊर्जा में डूब गया था। अगले ही पल जियोकिन के पीछे आसमान में दहाड़ते ड्रैगन हाथी की एक विशाल छवि दिखाई दी। यह छवि आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली थी। जब ड्रैगन हाथी की छवि सामने आई तो पूरा अंतरिक्ष कांप उठा। जहां तक प्राचीन जानवरों की आत्माओं की बात है, वे अचानक ऊर्जा के टुकड़ों में बिखर गईं और गायब हो गईं। इसी क्षण जियोकिन को समझ में आया कि प्राचीन जानवरों की ये आत्माएं उसके सामने घुटने नहीं टेक रही थीं, बल्कि ड्रैगन हाथी की रक्तरेखा उसके सामने झुक रही थी। लेकिन वे मेरे ड्रैगन एलिफेंट ब्लड लाइन के सामने घुटने क्यों टेक रहे थे? क्या वे सभी प्राचीन जानवर नहीं हैं? यदि ये जियो यहाँ होता तो उसने निश्चित रूप से जियोकिन को बताया होता कि उन आत्माओं ने घुटने क्यों टेके, क्योंकि उसके पास जो है वे किसी प्राचीन जानवर की रक्तरेखा नहीं है, बल्कि एक प्राचीन दिव्य जानवर की रक्तरेखा है। और ड्रैगन हाथी अपने प्रभावशाली स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। प्राचीन जानवरों की आत्माओं के गायब होने के बाद
ड्रैगन हाथी की छवि भी गायब हो गई और स्थान सामान्य हो गया। हालांकि लंबे समय से सीलबंद पुरानी किताब अचानक पहले पन्ने पर खुल गई और लॉ जैसे शब्द एक के बाद एक जियोकिन के दिमाग में भर गए। ये जियाओ को यकीन नहीं था कि क्या उसे लोटस ऑफ कैओस को 5 नियम स्रोत क्रिस्टल को तुरंत अपनी पंखुड़ियों में अवशोषित करने देना चाहिए या नहीं। कुछ समय तक झिझकने के बाद उन्होंने इन रूल सोर्स क्रिस्टल्स को फिलहाल अपने पास रखने का फैसला किया। वह पहले ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल और डेथ सोर्स क्रिस्टल प्राप्त करेगा और उसके बाद ही वे कैओस के कमल को इन 7 नियम स्रोत क्रिस्टल को एक साथ अवशोषित करने देगा। ऐसा करने पर उसे वास्तव में 100 नियम स्रोत क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। वह अभी भी ब्लड सोर्स क्रिस्टल का स्थान जानता है जो 9 हेल्स की भूमि में 5वीं परत पर कहीं है। जहां तक बाकी 99 नियम स्रोत क्रिस्टलों की बात है, उसे यथाशीघ्र उनकी खोज करनी होगी। अब जब उसने तय कर लिया था कि उसे क्या करना है, तो उसने कुछ समय के लिए इन नियम स्रोत क्रिस्टल को अपने पास रखा और जियोकिन की तलाश के लिए तैयार था। उसने अपनी दिव्य भावना फैलाई और जल्द ही जियोकिन को ढूंढ लिया जो एक पेड़ के नीचे क्रॉस लेग करके बैठा था। उसके चारों ओर भारी मात्रा में अराजकता ऊर्जा घूम रही थी, जिससे यह अराजकता ऊर्जा से बने बवंडर के एक छोटे रूप जैसा लग रहा था। जियोकिन के अलावा ये जियो ने लिंग यू और उसके मालिक का भी पता लगाया। कुछ देर सोचने के बाद ये जियाओ सबसे पहले लिंग यू के पास गए और उसे अलविदा कहा। जहां तक फ्रेग्रेंट पीच फेयरीलैंड का दौरा करने और लिंग यू के गुरुवार से मिलने की बात है, ये जियो ने इसके बारे में नहीं सोचा था। वह केवल संयोगवश सुबह के सितारों की भूमि में लिंग यू के गुरुवार से मिला। वे दोस्त नहीं थे। उसे उससे मिलने क्यों जाना चाहिए? कोई कारण ही नहीं है। हालांकि चूंकि वह लिंग यू से पहले ही मिल चुका था, इसलिए उसे अलविदा कहना बहुत परेशानी भरा नहीं था। अब मुझे जियोकिन के पास जानना चाहिए और फिर इस भूमि को छोड़ देना चाहिए। हालांकि उससे पहले ये जियो ने एक बार फिर फॉर्मेशन गॉड टावर को टेलीपोर्ट किया और सीधे राष्ट्रपति गु से मिलने गए। कुछ सुखद आदान प्रदान के बाद ये जियो ने अंततः पूछा कि क्या राष्ट्रपति गु ब्लू वैली की भूमि के बाहर की भूमि के बारे में जानते हैं और वहां कैसे पहुंचा जाए। आखिरकार विशाल अराजकता में आंख बंद करके टेलीपोर्टिंग ये जियो को सुबह के सितारों की भूमि से और भी दूर ले जा सकती है। राष्ट्रपति गु पहले तो आश्चर्यचकित हुए। वह आश्चर्यचकित कैसे नहीं हो सकता था? ये जियाओ इतना शक्तिशाली था, फिर भी वह नहीं जानता था कि अराजकता में निर्दिष्ट भूमि पर कैसे जाएं। यह ऐसी चीज है जिसकी उसने ये जियाओ जैसे क्षमता वाले किसी व्यक्ति से कभी उम्मीद नहीं की थी। अंत में उसने एक क्रिस्टल निकाला और ये जियाओ को देते हुए कहा, यह कैओस में खोजी गई सभी भूमियों का नक्शा है। ये जियाओ को पता था कि उसने क्यों कहा भूमि की खोज की। ऐसा इसलिए है क्योंकि अराजकता अतुलनीय रूप से विशाल थी और शून्य की किसी अज्ञात गहराई पर नई भूमि का निर्माण हो सकता है। साथ ही कुछ अज्ञात पुरानी जमीनें भी हो सकती हैं जिनकी खोज अभी बाकी है। राष्ट्रपति गु ने आगे कहा, आपको बस अपने दिव्य ज्ञान का उपयोग करने की आवश्यकता है और नक्शा दिखाई देगा। नक्शा न केवल इन भूमियों के स्थान को रिकॉर्ड करता है, बल्कि यह प्रत्येक भूमि के बारे में सभी संभावित मार्गों और महत्वपूर्ण जानकारी को भी रिकॉर्ड करता है। ये जियो ने खुशी से राष्ट्रपति गु से क्रिस्टल ले लिया और क्रिस्टल को छूने के लिए अपनी दिव्य भावना का उपयोग किया। अगले ही पल ये जियाओ के सामने एक विशाल नक्शा दिखाई दिया। जब ये जियाओ ने सुबह के सितारों की भूमि के बारे में सोचा, तो मानचित्र ने सीधे उसकी वर्तमान स्थिति और 3 संभावित मार्गों को दिखाया, जिनका उपयोग वह सुबह के सितारों की भूमि की यात्रा के लिए कर सकता था। ये जियाओ आश्चर्यचकित था। उसे ऐसे खजाने के अस्तित्व की उम्मीद नहीं थी। इस क्रिस्टल मानचित्र
ने विशाल अराजकता में लोगों की यात्रा को बहुत आसान बना दिया। शायद ये जियाओ की विचित्रता के कारण राष्ट्रपति गु ने ये जियो से यह भी कहा कि वे ट्रेजर गॉड पैवेलियन में जा सकते हैं और एक उड़ने वाला जहाज खरीद सकते हैं जो अराजकता के शून्य में यात्रा कर सकता है। सभी उड़ने वाले जहाज जो अराजकता में यात्रा कर सकते हैं उन पर विशेष दिव्य शिलालेख खुदे हुए हैं जो एक ऊर्जा क्षेत्र जारी कर सकते हैं जो उग्र अराजकता ऊर्जा को आक्रमण करने से रोकता है। यह शून्य में यात्रा करने का सबसे सुरक्षित तरीका भी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें अध्याय 305 यूरोंग से दोबारा मिलना। राष्ट्रपति गु इस बात से अनभिज्ञ थे कि ये जियाओ को शून्य में यात्रा करने के लिए उड़ने वाले जहाज की आवश्यकता नहीं थी। ब्लू वैली की भूमि के ठीक बाहर एक छोटा मंच अभी भी तैर रहा है। इसमें एक अवरोध भी है जो कैओस एनर्जी को आक्रमण करने से रोकता है। ठीक उसी तरह जैसे ये जियो ब्लू वैली की भूमि पर आया था, वह बस उस प्लेटफॉर्म को नियंत्रित कर सकता था और मॉर्निंग स्टार्स की भूमि पर लौटने के लिए मानचित्र पर दर्ज मार्ग के माध्यम से कुछ बार टेलीपोर्ट कर सकता था। ये जियो ने राष्ट्रपति गु को धन्यवाद दिया और फॉर्मेशन गॉड टावर छोड़ दिया। हालांकि वह अभी निकला ही था कि उसे एक बहुत ही परिचित आभा का एहसास हुआ और यह आभा हर गुजरते सेकंड के साथ और भी करीब आती जा रही थी। ये जियाओ ने अचानक अपना सिर घुमाया और अपनी दाहिनी ओर देखते हुए बुदबुदाया, यूरोंग। ब्लू वैली की भूमि पर आने के कुछ देर बाद जब ये जियो यूम्यू और यूलून के सामने आया तो उसने अपनी जबरदस्त ताकत से उन्हें अंदर तक डरा दिया। यूम्यू और यूलून गोल्डन टावर और उसके परिवार को इस भूमि में एक शक्तिशाली योद्धा की उपस्थिति के बारे में कैसे सूचित नहीं कर सकते थे जो उनके मिशन में परिवर्तनकारी बन सकता था। उन्होंने तुरंत सूचना दी, लेकिन उन्हें जो जवाब मिला वह यह था कि वे अपना मिशन जारी रखें और समर्थन जल्द ही मिलेगा। जैसा कि यूम्यू और यूलून ने उम्मीद की थी, ये जियाओ एक परिवर्तनशील बन गया और इससे पहले कि वे वास्तव में इस नंबर 1 फॉरबिडन ग्राउंड का पता लगा सकें, उन्हें गहरे समुद्र के रसातल से बाहर भेज दिया गया था। हालांकि समर्थन अभी भी नहीं मिला। केवल जब उन्होंने एक बार फिर अपने साथ हुई हर बात की रिपोर्ट की, तब उन्हें पता चला कि यू परिवार के पूर्वजों में से एक, यूरोंग, पहले से ही ब्लू वैली की भूमि पर जा रहे थे। उसे आने में ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन लगेंगे। यूरोंग 2 कारणों से व्यक्तिगत रूप से ब्लू वैली की भूमि पर आ रहे थे। पहला, निस्संदेह खजानों की रक्षा बुरी नजर वाले गोल्डन लायन द्वारा की जा रही थी। दूसरे कारण के रूप में यह लिंगयू था। वह लिंगयू को यू परिवार में लाना चाहती थी और दिव्य शिलालेखों के अनुसार उसका पालन पोषण करना चाहती थी। उसका पड़ाव स्वाभाविक रूप से सनफायर सिटी था जहां यूम्यू और यूलून कुछ समय के लिए ठहरे थे। हालांकि जैसे ही वह सनफायर सिटी में आई, उसे एक बहुत ही परिचित आभा महसूस हुई। जब ये जियाओ ने अपनी सही दिशा में देखा तो उसने भी ये जियाओ की दिशा में देखा। हालांकि उनमें से कोई भी एक दूसरे को देख नहीं सकता था, लेकिन वे एक दूसरे को महसूस कर सकते थे। जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, वे कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गई। जब वह वापस होश में आई तो उसने एक गहरी सांस ली और बुदबुदाया, ये जियो वे अनगिनत युगों तक जीवित रही थी। हालांकि अगर किसी ने वास्तव में उसे बहुत प्रभावित किया और उस पर गहरी छाप छोड़ी, तो वह ये जियो था। हालांकि उसने और ये जियाओ ने एक साथ बहुत कम समय बिताया, लेकिन ये जियो पहली व्यक्ति थी जिसे उसने अपने पूरे जीवन में व्यक्तिगत रूप से सिखाया था। ये जियाओ को उनका आधा शिष्य माना जा सकता है। उसी समय ये जियो अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली था।
वास्तव में उसका भाग्य अराजकता के कमल के साथ था और वह बहुत आसानी से पहली कुंजी प्राप्त करने में सक्षम था। इतना ही नहीं, बल्कि उसकी साधना की गति भी बहुत तेज थी। हर चीज ने उसे और उसके दो वरिष्ठों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये जियाओ की किस्मत में वही था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि वे कितने गलत थे और उनके पास ये जियो के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने व्यक्तिगत रूप से ये जियाओ की अराजकता दिव्य सागर को नष्ट कर दिया। हालांकि उसने ये जियाओ को जाने का मौका दिया, लेकिन ये जियाओ केवल एक साधारण जीवन ही जी सकती थी। कोई भी व्यक्ति कितना भी भाग्यशाली क्यों ना हो, उसके अराजक दिव्य सागर की मरम्मत करना लगभग असंभव है। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे इस भूमि में ये जियाओ की आभा क्यों महसूस हो रही है। वह ज्यादा देर तक असमंजस में नहीं रही। पलक झपकते ही वह गायब हो गई और ये जियाओ के ठीक सामने आ गई। यह वास्तव में आप ही हैं? यूरोंग ने अविश्वास से ये जियो की ओर देखते हुए अपनी आंखें खोली। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव है? यह सच था, यह सब सच था। ये जियाओ ठीक उसकी आंखों के सामने था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बता सकती है कि ये जियाओ पहले ही अराजकता संप्रभु बन चुका था। कितने दिन हो गए? ये जियाओ ने न केवल अपने टूटे हुए अराजकता दिव्य सागर को पुनः प्राप्त किया, बल्कि उसने एक बार फिर से खेती की और अराजकता संप्रभु क्षेत्र के योद्धा के रूप में उसके सामने खड़ा था। वह स्तब्ध थी, बहुत स्तब्ध। इसका बहुत समय हो गया। ये जियो यूरोंग को देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में वह भी चौंक गया। सबसे पहले उसने यूरोंग, यूहान, यूफेंग और यूतियान का सामना करने का इरादा किया था, लेकिन उसने इतनी जल्दी यूरोंग से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। इसके अलावा अब जबकि वह पहले से ही एक कैओ संप्रभु था, वह बता सकता था कि यूरोंग कितना मजबूत था। वह एक ऐसी व्यक्ति थी जिसने पहले ही अराजकता संप्रभु क्षेत्र को पार कर लिया था और दिव्य के सभी 8 छिपे हुए द्वार खोल दिए थे। ये जियाओ कैसे बता सकती है कि उसने एक छिपा हुआ गेट खोला है? जैसे ही उसकी नजर यूरोंग पर पड़ी, यह जानकारी उसे अपने आप मिल गई। यह ऐसा था मानो उसकी आत्मा के भीतर किसी चीज ने सीधे तौर पर उसे यूरोंग की असली ताकत दिखा दी हो। तो वे एक सर्वोच्च विशेषज्ञ है, ये जियाओ ने चुपचाप अपने दिल में बुदबुदाया। क्योंकि यह अराजकता मूल अराजकता नहीं है, इसमें दिव्य जागृति क्षेत्र की सीमा है। हालांकि एक युग में केवल एक ही व्यक्ति दिव्य जागृति क्षेत्र का विशेषज्ञ बन सकता है। उसके बाद हर कोई आकाशीय और अराजकता संप्रभु क्षेत्र के 8 छिपे हुए द्वारों में फंस जाएगा। वास्तव में एक योद्धा के लिए दिव्य जागृति क्षेत्र की स्थिति पर चढ़ने के लिए अभी भी कुछ अन्य शर्तें हैं। सबसे पहले उन्हें एक युग के अंत के बाद अराजकता संप्रभु क्षेत्र या उससे नीचे होना होगा। दूसरे, उन्हें दिव्य के 8 छिपे हुए द्वार तभी खोलना शुरू करना चाहिए जब अराजकता के राजा का पद खाली हो। यदि कोई योद्धा युग समाप्त होने से पहले इन द्वारों को खोलता है और अराजकता का राजा अभी भी सत्ता में है, तो वे योद्धा कभी भी दिव्य जागृति क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता है और अराजकता का अगला राजा नहीं बन सकता है। तीसरा, सभी 8 छिपे हुए द्वारों को खोलने वाला सबसे तेज व्यक्ति ही दिव्य जागृति क्षेत्र का योद्धा बन सकता है। क्योंकि यूरोंग ने पहले ही दिव्य के सभी छिपे हुए द्वार खोल दिए हैं, जबकि अराजकता के राजा ने अभी तक शून्य के अंत में प्रवेश नहीं किया है, वे कभी भी दिव्य जागृति क्षेत्र की योद्धा नहीं बन सकी। हालांकि वह कई युगों तक जीवित रही है। वह अराजकता के प्रथम राजा की शिष्या है। उसकी ताकत की गहराई की तुलना किसी साधारण योद्धा से नहीं की जा सकती, जिसने दिव्य के सभी छिपे हुए द्वार भी खोल दिए हैं।
ये जियाओ ने अराजकता के पिछले राजा रेन युनफेंग द्वारा बनाए गए हॉल ऑफ मेमोरीज का दौरा करने के बाद यह भी समझा कि जिन योद्धाओं ने दिव्य आकाश के छिपे हुए द्वार खोलना शुरू कर दिया है उन्हें सर्वोच्च विशेषज्ञ कहा जाता है। यूरोंग निस्संदेह एक सर्वोच्च विशेषज्ञ है। इसका मतलब यह भी है कि यूहान, यूफेंग और यहाँ तक कि यूतियान भी सभी सर्वोच्च विशेषज्ञ हैं। आपने ऐसा कैसे किया? यूरोंग ने गहरी सांस ली और पूछा। वह अब चौंकी नहीं बल्कि वास्तव में हैरान थी। ये जियो ने उसे देखकर मुस्कुराया और यूतियान को याद किया, वह व्यक्ति जिसे अराजकता के पहले राजा ने नो रिटर्न लैंड में फंसाया और सील कर दिया था। यह यूतियान ही था जिसने उसे उसके उस दिव्य सागर के पुनर्निर्माण में मदद की। जब यूरोंग उसे यूतियान के बारे में बताएगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जहां तक ये जियाओ को पता था, यूरोंग या अराजकता के पहले राजा के कोई अन्य शिष्य यूतियान के अस्तित्व से अनजान थे। अराजकता के प्रथम राजा द्वारा अपने दूसरे शिष्य को स्वीकार करने से पहले ही उसे सील कर दिया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूतियान ने भी उसे फंसाने और उसका फायदा उठाने की कोशिश की। यूतियान और यूरोंग, यूहान और यूफेंग की पार्टी को एक दूसरे के खिलाफ जाते देखना मजेदार होगा। यह सोचकर उन्होंने यूरोंग के सवाल का जवाब देने से इनकार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने पूछा, क्या आप सचमुच जानना चाहते हैं? हाँ, यूरोंग उत्सुक थी। बेशक, वह अपना सिर हिलाती थी। हालांकि ये जियो ने एक बार फिर पुष्टि की, क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं? वैसे मैं आपको पहले चेतावनी दूं, मेरे उस डिवाइन सी के पुनर्निर्माण का कारण आपसे, आपके वरिष्ठ भाइयों और यहाँ तक कि आपके गुरुवार से भी जुड़ा है। क्या आप अभी भी हैं? निश्चित रूप से आप जानना चाहते हैं। सबसे पहले यूरोंग केवल इसलिए जानना चाहती थी क्योंकि वे उत्सुक थी। नष्ट हुए उस दिव्य सागर का पुनर्निर्माण लगभग एक असंभव कार्य है। केवल वह व्यक्ति जिसने दिव्य का चौथा द्वार, उपचार का द्वार खोला है, वास्तव में किसी अन्य योद्धा को उनके अराजकता वाले दिव्य सागर से उबरने में मदद कर सकता है। केवल उस दिव्य सागर, मूल सागर नहीं। अब जब उसने सुना कि इसका कारण उससे और यहाँ तक कि उसके मालिक से भी जुड़ा हो सकता है, तो उसके भीतर कुछ चिल्लाने लगा, जिससे वह कारण जानने के लिए और अधिक उत्सुक हो गई। मुझे यकीन है, मैं जानना चाहता हूँ। यूरोंग ने सिर हिलाया, और ये जियो को पहले से ही इसकी उम्मीद थी। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें।